स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे इटली की युवा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की, जिसका 5 साल पुराना बयान सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है, जिनमें वह यह बोलते हुए सुनी जा सकती है कि वो यूरोप में इस्लाम को फैलने नहीं देगी। दूर दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलोनी अपने बयान से हमेशा सुर्खियों में रहती है। इस बयान के बाद भी वो इस्लाम को इटली के लिए खतरा बता चुकी है। मतलब यह कि इस्लाम को लेकर यूरोप की चिंताएं बढ़ती जा रही है। फ्रांस, बुल्गारिया, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, रूस और अब इटली, एक के बाद एक यूरोपियन कंट्री की चिंताएं अब इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि अब यूरोप के देशों में इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस्लाम की बढ़ती ज्यादतियां देश को इस्लाम के रंग में रंगने और सत्ता पर काबिज होने की उनकी लालसा लोगों को स्पष्टता दिखने लगी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का पुराना बयान इसलिए भी आज प्रासंगिक लग रहा है क्योंकि अभी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने की दौर में सबसे आगे चल रहे गीट वाइल्डर्स ने भी इस्लाम के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए इस्लाम को अपने देश में बैन करने की बात कर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा भी। और अभी भी यूरोप के इस्लामीकरण के प्रयास चल ही रहे हैं, बल्कि यह और भी तेज हो रहा है। आज हम आपको अब बताते चलें कि जॉर्जिया मेलोनी ने कहा क्या था और आज भी उस पर चर्चा क्यों जरूरी है। इटली में इस्लाम के विस्तार के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के जरिए इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है। यही वजह है कि मेलोनी को कहना पड़ा कि इस्लाम के लिए इटली में कोई जगह नहीं है। इस्लामी और यूरोपियन कल्चर के बीच कंपैटिबिलिटी, यानी मतलब कि दोनों धर्मों के बीच में कोई मेल नहीं है, दोनों के बीच में कोई अनुकूलता नहीं है। यूरोपियन सभ्यता के मूल्यों और इस्लामिक मूल्यों के बीच केवल सामंजस्य की ही कमी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं। मेलोनी ने आगे कहा कि इटली में इस्लामिक केंद्र को सऊदी अरब फंड कर रहा है, जहां शरिया लागू है, और हम शरिया को इटली में फैलने नहीं देंगे। इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है। इस्लामिक कल्चर और रिवाज यूरोपियन सभ्यता और मूल्यों के बहुत ही अलग है। मेलोनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुसलमान यूरोप से दूर रहे। रोम के क्रूर शासक नीरो के बारे में एक कहावत बहुत ही चर्चित है, बहुत ही मशहूर है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख चैन की बंसी बजा रहा था। और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास में अपनी पहचान नीरो के जैसे नहीं बनाना चाहती। शायद इसीलिए इस्लाम को इटली और यूरोप से बाहर करने की बात कर वह आज कर रही है। आज अपने पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इटली की चिंता जायज है, क्या इस्लाम यूरोप को लील रहा है, क्या एक के बाद एक यूरोपियन देश इस्लाम के खिलाफ होते जा रहे हैं, और इस्लाम यूरोपियन देशों में ऐसा क्या कर रहा है कि देश के शासक उसे देश से ही बाहर करना चाह रहे हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा में हम अपने जो मेहमान हैं उनसे भी आपको परिचय करवाएंगे और साथ में एक चर्चा और भी करेंगे कि क्या जो यूरोप की समस्या है वही भारत की भी समस्या है। करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इस्लाम विरोधी बयान से पूरे मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी ने सीधे तौर पर कहा है कि मुस्लिम शरिया कानून को मानने वाले लोग हैं और वो यूरोप में शरिया फैलने नहीं देंगी। इस्लाम और यूरोप की संस्कृति का कोई मेल नहीं है। जरा मेलोनी का ये बयान सुनिए। मुझे लगता है कि इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक कल्चर की व्याख्या और हमारी सभ्यता के बीच अंतर है। इटली में बसने वाली मेजॉरिटी इस्लामिक सभ्यता को सऊदी अरेबिया फंड करता है, एक ऐसा देश जो घर पर शरिया कानून मानता है, जिसमें धर्म त्याग पर मृत्यु, घरेलू कामुकता पर मृत्यु दंड जैसी चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है कि इन जैसी इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। इस्लामीकरण की जो प्रक्रिया यूरोप में है वो हमारी वैल्यू से काफी अलग है। आपको बता दें, इटली के प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोप में अवैध प्रवासियों की एंट्री को लेकर चिंता जताई है। पीएम सुनक ने कहा कि कुछ दुश्मन लोगों के पलायन को हथियार बनाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि समाज को जानबूझकर अस्थिर कर सके। People must know that if they come to our countries illegally, then they won't get to stay. It's as simple as that. Now,
Making that deterrent credible will mean doing things differently, breaking from consensus. And both Georgia and I are prepared to do. इससे पहले भी दूसरे यूरोपियन देश इस्लाम के प्रसार को रोकने की बात कह चुके हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बने ग्रीट वाइल्डर्स तो कई बार इस्लाम को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, जहां इस्लाम को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि कट्टर मानसिकता वाले इस्लाम से लोगों को सचेत रहना चाहिए। 100,000 यानी कि 11% नीदरलैंड की मुस्लिम आबादी डच आर्मी की दोगुनी है। वे सोचते हैं कि नीदरलैंड में इस्लाम के नाम पर अन्याय करेंगे। इसे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप खतरे में हैं। आपको बता दें, मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो यूरोपीय देशों में इस्लाम के विरोध में गोलाबंदी हो रही हो। तभी तो एक के बाद एक यूरोपीय देशों के नेताओं द्वारा इस्लाम विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। यूरोप के अलावा भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिम देशों के यात्रियों की अमेरिका में यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की खबर तो काफी दिनों तक अखबार की सुर्खियों पर रही थी। इस्लामिक गोलाबंदी को रोकने के लिए 2013 में अंगोला इस्लाम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसके अलावा पोलैंड में एक पोल रखी गई थी। लगभग 3/4 लोगों ने मुस्लिमों को देश में अपनाने से मना कर दिया था। फ्रांस, बुल्गारिया, नीदरलैंड, रूस के अलावा कई और देशों ने इस्लामी संस्कृति को आईना दिखाकर हिजाब पहनने पर भी रोक तक लगा रखी है। इन सारे ही प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। BS निगम साहब हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा अधिवक्ता असगर खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ में रहेंगे। और संजय सिंह कसवा है, हिंदू मामलों के जानकार हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं BS निगम साहब से करना चाहूँगा। निगम साहब, ये जो चर्चा हो रही है आज इटली की बात आई है, ना कि ये बयान उनका काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि समस्याएं जो 5 साल पहले थी आज भी समस्याएं वही है। समस्या में कुछ चेंज नहीं हो, बल्कि इंटेंसिफाई ही हुआ है वहाँ पर। और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो उनके बाद एक जो है इस तरीके की समस्याओं पर चर्चा करते रहे हैं। और अभी जो गीट वाइल्डर्स है, गीट वाइल्डर्स ने भी इसी तरीके की बात करके चुनाव जीता है। क्या आपको लगता है कि जो पूरा यूरोप है वो यूरोप में इस्लामीकरण की प्रक्रिया को तेज की जा रही है, या निशाना जो है यूरोप के छोटे छोटे देशों को बनाया जा रहा है? और जो समस्या आज यूरोप में है, क्या आपको लगता है कि वही समस्या भारत में भी जो है बड़ी होती जा रही है? निगम साहब। देखिए मुकेश जी, दरअसल इटली के प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है या उनका टोटल जो फिलॉसफी है जिस वजह से वो आई हैं, इसको हमें एक समग्रता में देखना पड़ेगा जी। ये केवल एक देश की एक मतलब एक देश की समस्या नहीं है, पूरे यूरोप की समस्या बन चुकी है। और ये जो उन्होंने कहा है अपने भाषण में भी और की रही है कि जो शरणार्थियों की समस्या है वो भी इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। उनका ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जितने भी रिफ्यूजी आते हैं, पहले तो ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आते हैं, समस्या पैदा करते हैं, और जब किसी देश में शरणार्थी के रूप में जाते हैं तो वो आगे चले जाते। बिल्कुल। आपकी आवाज लगता है फिर ऑडियो की कोई दिक्कत हो रही है निगम साहब जी, ऑडियो की दिक्कत हो रही है। मैं असगर साहब के पास जाना चाहूँगा। असगर साहब, क्यों आखिर ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं? सबको इस्लाम से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो सारे यूरोपियन कंट्री को एक के बाद एक, जो सारे यूरोपियन कंट्री जो है वो इस्लाम से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि वो अपने देश में रहने नहीं देना चाह रहे लोगों को? क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कमी है दिख रही है और क्यों ये ऐसा हो रहा है? ये वो कट्टरपंथी लोग हैं मुकेश भाई, कि जो खुद कट्टरपंथी हैं और क्या वर्ड में इस्तेमाल करूं, जो हसद रखने वाले लोग हैं। अब देखिए, एक तो बात यह है कि किसी की अकल पे पर्दे पड़ जाएं तो कोई क्या कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन ये वो लोग खुद कट्टरपंथी हैं जो इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में जो कन्वर्जन है सबसे ज्यादा तमाम मजहबों में होता है। क्रिश्चियन तो बाकायदा लालच देके मजहब चेंज कराते हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कोई लालच नहीं दिया जाता, किसी किस्म का कोई लालच, पैसे का, किसी जायदाद का, किसी ओहदे का, किसी नौकरी का, किसी सर्विस का, रोटी का, रोजी का,
किसी चीज का कोई लालच नहीं दिया जाता, सिर्फ इस्लाम की जो खूबियां हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ रहे हैं, तो इस बात का इनको हसद है। ये खुद जो क्रिश्चियन है ये तो बाकायदा लालच देते हैं कि आप हमारे मजहब में आ जाओ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हें रोजी देंगे, रोटी देंगे, कितनी चीजें तुम्हें मुहैया करेंगे। लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा तादाद इस्लाम में जाने वाले लोगों की है। तो जाहिर बात है इनको इस बात का हसद है, इस बात के, तो उस इसलिए ये उस सब चीज से चल के हसद रख के और ये अपने ये स्टेप लेते हैं कि साहब इसमें कट्टरपंथी है। हालांकि सबसे ज्यादा कट्टरपंथी ये खुद है। देखिए, आपने जो एक बात असगर साहब आपने जो एक बात कही, मजहब इस्लाम सिर्फ एक ऐसा मजहब है जो बार बार कहता है कि सारे मजहबों की इज्जत करो, किसी की तौहीन मत करो, किसी के मजहब को बुरा मत कहो, और नहीं कहते किसी के मजहब को बुरा, लेकिन ये जानबूझकर ये सब चीजें पैदा करते हैं और चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, किसी सूरत से भी सब जगह का माहौल बिगड़े, इसलिए इस तरह का जहर उगलने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस्लामिक कंट्री हैं वो तो अपने यहाँ से जो शरणार्थी है, दूसरे जो इस्लाम को ही मानने वाले जो शरणार्थी हैं उनको तो बाहर भेज रहे हैं। अभी सूडान की खबर आई थी, सूडान से बहुत सारे तस्वीरें भी आई थी सूडान से। पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान के सारे रिफ्यूजीज को बाहर निकाल दिया, किस तरीके से ट्रकों में और सामान के साथ बच्चों तक को बांध करके फेंक दिया बाहर। वही चीज़ मैं बांग्लादेश में भी देख रहा हूँ। तो अगर इस्लाम इतना अच्छा है, इस्लाम की बातें इतनी अच्छी है, तो आप अपने यहाँ से इस्लामिक कंट्री जो है वो अपने इस्लाम को मानने वाले लोगों को क्यों बाहर फेंक रहे? 40 लाख इस्लामिक शरणार्थियों को सूडान ने बाहर भेज दिया, अभी भी सिलसिला जारी है। हालांकि देखिए मुकेश साहब, हम नीदरलैंड की, इटली की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, हम वैसे इन लोगों की किसी की बात करना नहीं चाहते, हम तो अपने मुल्क की बात करना चाहते हैं वैसे। लेकिन ये कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इस्लाम में कहीं ये नहीं है। इस्लाम में तो एक दूसरे की मदद करना, वो उनकी नेशनल कुछ प्रॉब्लम हो, उनकी कंट्री की अपनी कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की भी हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नीदरलैंड हो या चाहे इटली हो, उनकी कुछ अपनी जाती प्रॉब्लम हो अपने मुल्क की, वो एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों को मजहब से नहीं जोड़ सकते आप। मजहब की अगर आप तालीम की बात करते हैं तो मजहब की तालीम ये है कि आप अपने पड़ोस वाले का इतना ध्यान रखेंगे कि जितना आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, खाने पीने की बात को लेकर या उनके सुकून को, चैन को लेकर, ये सारी चीजें। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने तो साफ तौर पे नाम लिया है, जॉर्जिया मेलोनी ने तो साफ तौर पे इन लोगों को, असगर साहब, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी जो कि प्रधानमंत्री हैं इटली के, उन्होंने तो साफ तौर पे नाम लिया है कि इस्लाम जो है वो यूरोप को लील रहा है, यूरोप में फैल रहा है और गलत तरीके से फैल रहा है। मुकेश साहब, आखिर कोई कमी हो किसी में तब ये बात कहनी चाहिए। जॉर्जिया को आपके चैनल से मैं चैलेंज, ठीक है, चलिए, आपने जो भी बातें कही है संजय कछवाहा जी, डॉक्टर संजय कछवाहा से हम ये बताएं जी, उनकी अपनी, ठीक है सर, आपका ऑडियो आप लग रहा ट्रैवल कर रहे हैं सर, आप कहीं अब रुक जाते तो शायद जो आवाज़ और जो वीडियो है वो सही आते। आप एक बार कहीं रुक करके बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदू विचारक हमारे साथ डॉक्टर संजय कछवाहा जुड़े हुए हैं, संजय सिंह कछवाहा है। संजय जी, अभी आप सुन रहे थे इनको, असगर साहब जो बोल रहे थे, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि क्या जो अभी मैंने BS निगम साहब से भी पूछा था, लेकिन शायद ऑडियो चला गया था, कि जो समस्या अभी यूरोपियन कंट्री में हो रहा है, अभी जो इटली जिस तरीके की बातें कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत भी उसी तरीके की समस्या से जूझ रहा है और एक ना एक दिन जो है भारत को भी इसी रास्ते पर आना पड़ेगा? जी राम राम जी, राम राम मुकेश कुमार जी, राम राम, और सभी सह पैनलिस्ट लोगों को। मुकेश कुमार जी, देखिएगा, जब जॉर्जिया मेलोनी कह कि यूरोप की सभ्यता और यूरोप का कल्चर और इस्लामिक कल्चर केवल अलग ही नहीं तो एक दूसरे का विरोधाभासी है, और इसलिए मुसलमानों ने यूरोप से दूर रहना चाहिए। इटली के अंदर सऊदी अरेबिया वहां पर इस्लामिक सभ्यता को बढ़ाने के लिए फंडिंग कर रहा है, जहां पर शरिया लगा हुआ है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने जैसे बताया, सिर्फ ये जॉर्जिया मेलोनी कहती है, ऐसा नहीं है। उसी इटली में उनके पहले आकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी यही बताया है। बिल्कुल, ट्रंप भी वही बोल रहे हैं। डैनिश
वो भी वही बोल रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसे वक्त में आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, खुद का चेहरा पहचानना पड़ेगा। विश्व में आज अगर आतंकवाद का कोई धर्म माना जाता है तो उसमें इस्लामी जिहादी आतंकवाद माना जाता है। और ये सिर्फ एजुकेशन से या पिछड़े से नहीं होता। जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है ना, उतना बड़ा बम छाती से बांध कर फूट रहे हैं, और इसलिए सारी दुनिया को इनका डर लग रहा है। आपने दूसरा जो बताया जी कि भारत के अंदर तो 1900 सालों से इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का मौत और खून का तांडव चला है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई जॉर्जिया मेलोनी जैसा मुखर नेता नहीं हुआ। और सचमुच में भारत में तो इतना बड़ा संकट आया है कि मां भारती के टुकड़े इस्लाम के नाम पर किए गए, और सिर्फ टुकड़े ही नहीं, 14 लाख हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटकर टुकड़े किए गए। कोलकाता में 3 दिन डायरेक्ट एक्शन के नाम पर खून बहाया गया। हिंदुस्तान तो 1900 सालों से इस इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की चपेट में है, चाहे आज लव जिहाद हो, आतंकवाद हो। और इसलिए यूरोप से भी पहले हिंदुस्तान को ज्यादा खतरा इस इस्लामिक जिहादी आतंकवाद से है। और इससे बाहर निकालने के लिए, जैसे ये सब जॉर्जिया मेलोनी कह रही है, ऋषि सुनक कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं, वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसी तरीके से भारत को भी अति शीघ्र अपनी व्यवस्थाएं, अपनी सभ्यता, अपना राष्ट्र बचाने के लिए करनी पड़ेगी। नए कानून बनाने पड़ेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एक दूसरे के साथ गठजोड़ बन रहा है इस इस्लामी जिहादी आतंकवाद से बचने के लिए, उसके साथ भी हमें शामिल होना पड़ेगा और इन कट्टरपंथियों को विश्व से और देश से खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, इन कट्टरपंथियों को विश्व से और देश से जो है ख़त्म करना पड़ेगा। बीएस निगम साहब के पास वापस मैं जाना चाहूँगा। निगम साहब, जो बातें आप कर रहे थे पहले तो उस बात को पूरी कीजिए, लेकिन साथ में एक सवाल मैं और जोड़ देता हूँ कि इस तरीके के डेवलपमेंट के बाद जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो यूरोपियन कंट्री जो है ख़ासतौर पे जिस समस्या से गुजर रही है या जिस समस्या से रूबरू है, जिस समस्या को जूझना पड़ रहा है, इस समस्या के कारण जो है यूरोपियन कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रहा है, और जिस ऑर्डर में उसे डेवलपमेंट करना चाहिए वो चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं यूरोपियन कंट्री की वो आर्थिक क्षेत्र से सिमट करके सामाजिक क्षेत्र पे आकर के टिक गई हैं। निगम साहब। निगम साहब से संजय सिंह से हमारे साथ केवल संजय कछवाहा जी जुड़े हुए हैं। जब तक दूसरे हमारे मेहमान नहीं आते, यही सवाल मेरा संजय जी आपसे भी है। मैं चाहूँगा, क्या यूरोपियन कंट्री जो है जो इस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है? क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंज होगा, या आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्री जो है इससे निजात पाएगी, या जिस समस्या से जूझ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इंटेंशनली एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है इस्लाम की तरफ से, क्या एक लगता है आपको कि जो अगली जो लड़ाई है, अगली जो चुनौती है यूरोपियन कंट्री को, वो इस्लाम से ही है? बिल्कुल, देखिएगा, यूरोपियन कल्चर सचमुच में जो जॉर्ज मेलोनी ने कहा है, जो ऋषि सुनक ने कहा है, जो ट्रंप ने कहा है, जो वो ये सभी लोगों ने सही कहा है कि यूरोपियन। आज इंटरनेट लगता है जो आज नेट में लगता है कुछ समस्या, हमारे सारे मेहमान जो है। जी संजय जी बोलिए, आपकी आ रही है अभी। जी देखिए, यूरोप के मूल्य और सभ्यता एकदम अलग। फिर से वही समस्या। एक तो यूरोप के जो देश हैं, खासतौर पे इटली की जो प्रधानमंत्री, जी निगम साहब अगर अब आ रही है आवाज तो आप बोलिए प्लीज। जी आवाज आ रही है? जी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस्लामिक या मुसलमान की है, जो हमारे स्कॉलर हैं, ये तो मानेंगे नहीं, लेकिन जो समस्या है दुनिया की, ये इस्लाम को लेकर के है, मुसलमानों को लेकर है और आतंकवाद को लेकर है। देखिए, हमें इतिहास में अगर जाएं तो क्या अमेरिका के जो ट्विन टावर्स गिराए थे उसमें कौन लोग थे? बिल्कुल, है ना, ये डिनाई कर सकते हैं क्या? है ना। और जहां तक ये कह रहे थे कि भाई इस्लाम इतना बढ़िया है
इतना प्रेम का है, ये मान लिया, सब बातें सही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिखाई देता है वो तो बड़ा भयंकर रूप में दिखाई देता है। कोई, जैसे आपने बताया मुकेश कुमार जी, कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, ये सारे के सारे अपने यहाँ पर किसी को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, शरणार्थी को। और जब किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में, भारत के खिलाफ में कोई गोलबंदी करनी होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। भाई एक पैमाना रखो, अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है तो इन सबको अपने अंदर लो ना, आप शरणार्थियों को, और भारत के साथ मिलकर के काम करो, अगर पड़ोसियों से इतना ही प्यार है तो, है ना। लेकिन प्यार तो करते नहीं, ये दिखाने के लिए कुछ और होता है और बताने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। बिल्कुल। क्यों अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं शरणार्थी बन करके, और फिर वहां समस्याएं पैदा करते हैं। कौन सा ऐसा देश है, इस्लामिक देश, जहां पर गृह युद्ध ना हो रहा हो, बताइए। और क्रिश्चियन जितने भी देश हैं या दूसरे और धर्मों के देश हैं, वहां पर कमाबेशी शांति है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन इस्लामिक देशों में ही है जहां गृह युद्ध चल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है इटली ने सही फैसला लिया है। और जैसे हमारे जो हिंदू स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि भारत में भी ऐसा कोई होना चाहिए, इतना करारा जवाब देने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल, करारा जवाब देने वाला व्यक्ति चाहिए। तभी अगर इनको टिकने दिया गया, क्योंकि इटली का इतिहास तो बदलने का रहा है, आगे 2 साल में टिक गई तो फिर वहां ऐसे कानून बना देंगी कि वहां इस्लाम की एंट्री फिर नहीं हो पाएगी। जी जी। पर ये असगर खान साहब जी, मैं आऊंगा, असगर साहब आऊंगा आपके पास। निगम साहब जरा बोल दें। जी निगम साहब। हाँ, मैं कह, अगर इनको टिकने दिया गया तो ये बहुत बड़ी नेता बनेंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि 1948 से लेकर के और वहां पर ये 70वीं प्रधानमंत्री हैं। अब अंदाजा लगाइए, लगभग हर साल बदल रहा है, हर साल बदल। तो ये भी एक समस्या वहां की इंटरनल है। बिल्कुल। लेकिन उनकी नीति बहुत स्पष्ट है ना। अब जितने दिन भी वो रह पाएंगी, हमें लगता है कि वो, मैं ये नहीं मानता कि इस्लाम के लिए खतरा है, लेकिन मुसलमानों के लिए खतरा जरूर रहेगा। बिल्कुल। जी बताइए असगर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी। बड़ा आखिरी सेंटेंस सुन के मुझे अच्छा लगा कि बड़ी फिक्र है निगम साहब को मुसलमानों की, कि मुसलमानों के लिए खतरा जरूर है। हालांकि कोई हमारे लिए, हमारे खतरे की बिल्कुल फिक्र ना करे, हम अपनी फिक्र खुद कर लेते हैं, कोई इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत। लेकिन जैसे अभी कछुआ साहब ने कहा कि कल्चर की बात, कि भाई वहाँ का कल्चर यहाँ से मुसलमानों से नहीं मिलता। भाई हमारा कल्चर भी तो वही है हिंदुस्तान का। नहीं, ये यूरोपियन कल्चर की बात कर रहे थे। नहीं, ये इटली और यूरोप के कल्चर की बात कर रहे हैं। जी। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ भाई, वो वेस्टर्न कल्चर वो अलग है, हमारा और आपका कल्चर एक है। अगर हमारा उनसे नहीं मिलता तो आपका भी उनसे नहीं मिलता। हम भी तो अपने, तो हम कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सर? हम कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे राज करने के लिए? हम तो यही नहीं जा तो नहीं रहे, लेकिन चल तो रहे ना। आप उनके कल्चर से हमारे कल्चर को मिला के, हम उनके कल्चर की आप अपने आप को हमसे अलग क्यों मानते हैं? यही तो समस्या है। उनके कल्चर, असगर साहब, आप और हम अलग कहाँ हैं? ये जो नहीं ये कर रहे हैं भाई, कछुआ साहब ने भी किया अलग। अगर नहीं किया हो तो बताइए आप। मैं यही सवाल कर रहा हूं, अलग थोड़ी है। उन्होंने खुद कहा कि भाई ये तो हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम और आप अलग नहीं। अगर आप करते हैं और बार बार जिहाद का नाम लेते हैं, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को कह रहा हूँ यहाँ मौजूद, निगम साहब से भी कह रहा हूँ, कछुआ साहब से भी कह रहा हूँ, कि आप बताइए जिहाद का क्या मतलब है। हम कहते हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ, देखिए मुकेश भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मैं जिहादी हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं जिहादी हूँ। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ मैं जिहादी हूँ। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए आप। मैं ठीक है, जिहाद का मतलब बता रहे हैं आपको संजय सिंह कछुआ जी बता रहे हैं जिहाद का मतलब। जी संजय जी बताइए। ये जो बता रहे हैं ना, जैसे यूरोप में जॉर्ज मेलोनी ने अपने मुल्क पे प्यार करिए, सही बात कहने की हिम्मत और जुर्रत रखिए। आप एक बार सुन लीजिए सर, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। 1 मिनट सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। जवाब तो नहीं, मुझे जिहाद का मतलब बता दिए। आपके समय पर बोलिएगा। ठीक है, मैं आपको जिहाद का मतलब बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक मिनट आप सुन तो लीजिए। असगर साहब सुन लीजिए, देखिए बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। ठीक है,
जी देखिए मुकेश कुमार जी, ये जो बता रहे हैं ना, जॉर्ज मेलोनी ने जो कहा है कि यूरोपियन सभ्यता और मूल्य अलग है, इस्लाम अलग है, ये जो बता रहे हैं, और हम और एक आप एक है। भारत के सारे मुसलमान अरब इस्लाम की तलवार के डर से जो हिंदू थे वो मुसलमान बने हैं, उनका पुराना कल्चर और हम एक है। लेकिन रेगिस्तान से जो तलवार आए हैं, उनका और हमारा कल्चर कभी एक साथ नहीं हो सकता, ना कभी एक होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये अरेबियन इस्लाम आया है वो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं। देखिए मैं फिर ये कहूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कछुआ साहब, आप जैसे लोग जो जहर उगलते हैं वो मुल्क की बर्बादी करने के लिए हैं। मुल्क को बर्बाद मत करिए। हम और आप अगर अलग होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और इसके टुकड़े होंगे। आप ये चाहते हैं ना भाई, आप उस जमात में खड़े हैं कि आप मुगलों से नाराज हैं, मुगलों की बुराई करते हैं और ब्रिटिशर से माफी मांगते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक अपनी बात कहिए और सही बात कहिए। अगर आप आप एक साथ बताइए सर, आप आरोप लगाते हैं असगर साहब हिंदुस्तान को तोहफे भी दिए, लेकिन ब्रिटिशर से माफी मांगते आप, अंग्रेजों से माफी मांगते, लिख के माफी दी है आप लोगों ने। चलिए वो आप एक चीज बताइए असगर साहब, आप किसको बुरा मानते हैं? ये उनके हथियारे हैं। आप ये बताइए भाई, चलिए आप ठीक है। बाबर का अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप उसके समर्थक हैं क्या? नहीं, गलत विरोध तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। क्यों? ये औरंगजेब का और बाबर का विरोध करते हैं, बताइए उसकी क्या बुनियाद है? अरे क्या वो आक्रांता थे? वो आक्रांता थे। उन्होंने आपको हिंदू से मुसलमान बना दिया, उन्होंने आपको तलवार के जोर पे हिंदू से मुसलमान बना दिया। और आज जो है आप नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मुकेश साहब, आप मुगलों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान को एक अजूबा असगर साहब, कोई भी तर्क करते हैं कि उन्होंने लाल किला दिया, इसलिए विरोध करते हैं कि कुतुब मीनार दिए। आप लोगों की ये जो मानसिकता, ये जो सोच है असगर साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बिल्कुल आपकी इस सोच को समर्थन नहीं कर सकता। आप जो ये कह रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि अकबर और बाबर ने हमें ताजमहल दिया और हमें लाल किला दिया, इसके लिए हम उसके समर्थक हो जाएं। उन्होंने आपसे लिया क्या ये तो देखिए, दिया क्या वो तो दिखा, लिया क्या वो आपको नहीं दिख रहा क्या? उन्होंने आपका धर्म ले लिया, आपकी इज्जत ले ली, आपकी आबरू ले ली, और आप कह रहे हैं कि वो अरे आपका नहीं तो आपके खानदान का, आपके पूर्वजों का क्या किया और वो आपको अच्छे लगने लगे हैं? या पंडित थे, इज्जत लेने वाले लोगों को रोका उन्होंने। आज जो आप मुसलमान बने फिर रहे हैं ना, वो आप भी हमारे भाई थे, आप भी हिंदू ही थे। सारे कन्वर्टेड मुस्लिम है ना इंडिया में, 99% मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कछुआ साहब से भी कह रहा हूँ कि आप पूरी तारीख पढ़िए, तब बात आप औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। अरे औरंगजेब की लाइफ हिस्ट्री क्या पढ़े भाई? औरंगजेब की लाइफ हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी है? सबने पढ़ी है, और लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मैं बता रहा हूँ। रोटी कमाता था, आज के वक्त में कोई नहीं कर सकता। आज के वक्त में हमारे बादशाह 10 लाख का सूट पहनना जानते हैं, गरीबों की रोटी चलिए संजय जी कुछ बोल रहे, संजय जी करना जानते हैं, और जो करते भी हैं वो अपने वोट के लालच में करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, असगर साहब आप सुन लीजिए, दूसरे को भी सुन लीजिए। टॉपिक शुरू है, ये 2024 की तैयारी है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 2024 के इलेक्शन की तैयारी। सर 2014 से पहले भी यही हो रहा था, 2019 से पहले भी यही हो रहा था, और 24 के पहले भी यही हो रहा। देश को यही चाहिए तो आप क्या कर लीजिएगा? चलिए जी भाई, वोट पोलराइज करेंगे, वरना हमारा क्या लेना देना इटली से, क्या नीदरलैंड से लेना देना? लेना देना है सर, इतिहास से सीखना चाहिए। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो उससे सीखने की जरूरत है। और हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वही समस्या हमारे यहाँ भी है, इसलिए हमको और आपको सबको सीखने की जरूरत है। करिए अपने मुल्क की समस्या को हल। अरे हम अपने मुल्क की समस्या को हल करने के लिए ही ये चीज कर रहे हैं। यही समस्या हमारे मुल्क में भी है। ठीक है सर, एक मिनट जी, संजय सिंह जी। हाँ जी, देखिए, मैं आपके इतने नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर कोई अगर ये कहता है औरंगजेब सही है, तो क्या मैं उस औरंगजेब को सचमुच में एक विलन नहीं मानता, जिसमें धर्मवीर संभाजी महाराज को
हाथ पैर काट कर आंखों में तिल्लियां डालकर पूरी स्किन को निकाल कर मार डाला था। क्या वही औरंगजेब नहीं है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके चारों लड़कों को और गुरु गोविंद सिंह जी को मार डाला था क्योंकि वो मुसलमान बनने के इंतजार कर रहे थे? अरे कछुआ साहब हमें भी जवाब दीजिए। आप अशोक ने जो अपने 99 भाइयों को मारा था, बताइए ना। अरे कछुआ साहब, तो अगर वो गलत था तो ये भी गलत है ना। उसने एक भाई को मारा, आपने 99 भाइयों को मारा। अगर आप हमें अपने आप को अलग करके बात करते हैं, बताइए ना, 99 भाइयों को मारा नहीं। असगर साहब एक मिनट मुकेश साहब, ये तो जवाब तो दे पहले इस बात का। अगर ये हमें और अपने आप को अलग करके ठीक है, जवाब देंगे, आप पूछिएगा, पहले उनको बात पूरी करने दीजिए। 99 भाइयों को मारा। अरे बीच में नहीं, आप जवाब दीजिए इस बात का। बीच और बात की बात नहीं है। आपने अभी कहा औरंगजेब ने अपने एक भाई को मारा, जवाब दीजिए इस बात का। अशोक ने 99 भाइयों को मारा, जवाब हमें और अपने आप को अलग करके बात करिए। ऐसे थोड़ी ना, आप या तो बारी बारी से बोलिएगा, तो एक दूसरे की बात समझ में आएगी। असगर साहब प्लीज बारी बारी से ये जवाब देना मुकेश साहब। ठीक है, जवाब लिया, मैं सवाल सुन गया, सवाल मैंने सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया, मैं लूंगा जवाब। जी पहले बात पूरी कीजिए संजय जी। जैसा मैंने कहा, अगर कोई औरंगजेब और बाबर का नाम लेता है जिन्होंने यहाँ पर धर्मवीर संभाजी महाराज को मारा है, गुरु गोविंद सिंह जी को मारा है, हमारे सिख पंथ के 9 गुरुओं को कैसे मारा है पढ़ लीजिएगा। ऐसे लोगों की कोई बात लेता है तो वो आतंकवाद का समर्थन करने वाला सॉफ्ट आतंकवादी है, इसको भी जान लीजिएगा। और देखिए, ये सिर्फ यूरोप के सामने या भारत के सामने नहीं, आज ये इस्लामी जिहादी आतंकवाद सारे विश्व के सामने की समस्या है और इसे पूरे तरीके से नष्ट करना ही मानवता को बचाना है। इसलिए इनसे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। लेकिन आप खतरा बन चुके हो, आप खतरा बन चुके हो। अरे बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, ये बहुत लोगों ने कोशिश करी, ना हो पाया, आपको ये भी बताता हूँ, अगर मैं आपसे भी सवाल करूं करने के बाद में आप 2 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगी। आप सुनने को तैयार नहीं है, आपसे 2 सवाल करूंगा तो आप समझ में आ जाएगी। हर बार बीच में बोल रहे हो, आपका क्या सुने? आप टेलीविजन पर आप सुनने को तैयार नहीं है। असगर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मैं पूरा समय दूंगा आपको। बात कर रहे हो संजय जी, पूरी बात बोल ली आपने। चलिए अब बोलिए असगर साहब। फिर असगर साहब बोलिए, क्या समस्या? मेरा पहला सवाल है जी, अगर कछुआ साहब हमें और अपने आप को अलग करके बात करते हैं तो जवाब दें। जैसा अभी इन्होंने कहा औरंगजेब ने अपने एक भाई को मारा, और भी बहुत सारी बातें कही हैं। मेरा सवाल है, आपने अपने अशोका के नाम से आपने अपने 99 भाइयों को मारा था या नहीं मारा था? क्यों मारा था? अगर आप इसको जुल्म लेके चलते हैं तो कौन ज्यादा जालिम हुआ? लेकिन हम इन बातों में जाना नहीं चाहते। अशोक ने अपने 101 भाइयों को 100 भाइयों को मारा था, ये हिस्टोरियन में, सबसे पहले हिस्टोरियन में अपने आप में एक मत नहीं है। इसको स्मिथ जो यूरोपियन हिस्ट्री से इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था, ये सारे इतिहासकार नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अब हत्या की तो वो भी गलत था, हम तो उसकी आलोचना करेंगे। अगर वो 100 भाइयों को मारा चाहे जैसा भी है तो आप, लेकिन औरंगजेब की तो कीजिए, आप औरंगजेब की तो कीजिए। आपको तो आपकी जुबान से औरंगजेब के खिलाफ कुछ निकल नहीं रहा। आप बाबर को अभी भी अपना नायक मान रहे हैं। अरे अगर अशोक ने 100 भाइयों की हत्या की तो हम उसे मानते हैं कि ठीक है वो गलत किया। इन्हें सिर्फ मुगल नजर आते हैं, अंग्रेज भी नजर नहीं आते। मुगलों ने कुछ यहाँ देखे गए, वो बहुत बुरे थे, यहाँ रहे वो बुरे थे। मुगल आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं असगर साहब? वो बुरे मुगल आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं? जो लूट के ले गए, जिनसे इन्होंने माफी मांगी और उनके कहने पे महात्मा को मार दिया। अंग्रेज बहुत अच्छे थे, अंग्रेज बहुत अच्छे थे इनके लिए, क्योंकि इन्होंने उन्हीं के कहने पे महात्मा को मारा और उनसे माफी भी मांगी थी। होटल में बर्तन मांजते हैं, आपको पता नहीं होगा तो। अरे भाई, हमें सब पता है। आप लोगों ने महात्मा की हत्या की है नहीं की है, बताइए। चलिए बाकी चीजें हो गई। मैं एक सवाल मैं निगम साहब के पास जाऊंगा, ठीक है? इस पे चर्चा हो गई, ठीक है, जानते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल, निगम साहब के पास आएंगे। निगम साहब, ये जो घुसपैठी और शरणार्थी की समस्या है वर्ल्ड में सब जगह है, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से टैकल किया इसे उइगर मुसलमान को, क्या आपको लगता है कि चाइना में ये समस्या नहीं, लेकिन चाइना ने तो टैकल कर लिया अपने मुसलमानों को, उसकी चर्चा जो है कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं करता। लेकिन दूसरी जगह जो समस्या है उसकी क्या लगता है चाइना ने जो ट्रीटमेंट किया या चाइना का जो फार्मूला है वही फार्मूला अब यूरोप को भी अपनाना चाहिए, चाहे दूसरे देशों में जहां जहां समस्या है वही समस्याएं अपनानी चाहिए? मैं आऊंगा असगर साहब, आप बीच में मत बोलिएगा,
बीएस निगम साहब जी। रास्ता है। नहीं, मैं बीच में मैं बीच में, प्लीज आप हर एक आदमी के बीच में बोल रहे हैं आप, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, बीच में बोलने की बात नहीं है। मैंने निशान दिया, आप खुद ही से कह रहे हैं बीच में हम बोलिएगा। जी बोलिए निगम साहब। मुकेश जी, मुझे एक लेख ध्यान आ रहा है जो सरदार खुशवंत सिंह ने लिखा था लगभग 25 साल पहले, है ना। और उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है, और बड़े तर्क के साथ कहा था कि दो अलग संस्कृति है, दो अलग धर्म हैं, हम जबरदस्ती इनको एक कहने की कोशिश करते हैं। और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनमें भी अलग अलग जातियां वर्ग हैं, ये नफरत करते हैं आपस में भी, ऐसी बात नहीं है। और एक बात नहीं, मैंने पूछा कि जो चीन ने जो किया अपने यहाँ शरणार्थी के साथ, उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है, इस्लाम चीन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस्लाम बाकी कंट्री में, यूरोप में समस्या है, इंडिया में समस्या है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, बार बार वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है, लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल हम आगे भी पूछेंगे, क्योंकि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम करेंगे तो ये सवाल आगे भी रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर साहब आपका, संजय सिंह कछवा जी आपका, और बीएस निगम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन यूरोप जिस तरीके से इस्लाम से पीड़ित है और इस्लाम जिस तरीके से एक रोग की तरह इस यूरोप में फैल रहा है, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज धीरे धीरे शुरू भी किया जा रहा है। लेकिन तात्कालिक रूप से जो किया जा रहा है इटली में, वो इसका स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तब होगा जब, जिस तरीके से आज जॉर्जिया ने कहा है कि इस्लाम को बाहर करना है इटली से, तभी इसका निदान हो सकता है, वही इसका अस्थायी हल है। और जिस तरीके से चीन ने अपने यहाँ इस्लामीकरण का इलाज किया है, मुझे लगता है कि वही इलाज यूरोप को भी जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।